मैं होली हूँ, 32 साल की। 6 हफ्ते पहले मेरी रीढ़ की बड़ी सर्जरी हुई थी। जब होश आया तो सबसे पहले जो मैंने देखा वह डॉक्टर का चेहरा नहीं था, न ही मेरी माँ का हाथ। मेरे फोन की स्क्रीन थी, 73 मिस्ड कॉल। आंखों के सामने धुंध थी, गले में सूखापन, पीठ में ऐसा दर्द जैसे शरीर के भीतर कोई भारी पत्थर रख दिया गया हो। नर्स ने फोन मेरे हाथ में रखा और हल्की मुस्कान के साथ बोली, आपके घर वाले बहुत कॉल कर रहे थे। मैं डर गई। मेरे दिमाग में सबसे पहले यही आया कि कहीं किसी को कुछ हो तो नहीं गया। मैंने कांपते हाथों से वॉइसमेल खोला। मेरे पिता की आवाज थी, बहुत शांत, बहुत सामान्य, जैसे वे किसी सब्जी की लिस्ट पढ़ रहे हों। होली, बेटा, हमने तुम्हारा फ्लैट बेच दिया है। तुम्हारी बहन की शादी के लिए पैसे चाहिए थे। तुम ऑपरेशन में थी तो हमने तुम्हारी तरफ से दस्तखत कर दिए। तुम समझ जाओगी, परिवार के लिए इतना तो करना ही पड़ता है। और फिर उन्होंने हंसते हुए कहा, ठीक है, उठकर फोन करना। मेरी सांस रुक गई। मेरा फ्लैट, मेरा घर, व्हाइटफील्ड के पास वही 2 कमरों का फ्लैट जिसके लिए मैंने 8 साल अपनी जिंदगी घिसी थी, जिसका हर कोना मेरी मेहनत का सबूत था। और वे कह रहे थे, हमने बेच दिया। मेरे ऑपरेशन के दौरान, मेरे बेहोश रहते हुए, उन्होंने मेरी तरफ से दस्तखत कर दिए। पैसे मेरी छोटी बहन की शादी के लिए। उस वक्त मुझे अपने पैरों का एहसास भी ठीक से नहीं था। मैं बस लेटी थी, छत की तरफ देख रही थी, और मेरे भीतर कोई चीज धीरे धीरे ठंडी होती जा रही थी। मैंने वो वॉइसमेल एक बार नहीं, 3 बार चलाया। हर बार वही शांत आवाज, वही तुम समझ जाओगी, वही परिवार के लिए, जैसे चोरी भी कोई पूजा हो और मैं उसका प्रसाद। अब एक बात सुनिए, अगर यह कहानी आपको पहली ही सांस में खींच रही है तो अभी एक छोटा सा काम कीजिए, वीडियो को पसंद कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लेकिन तभी जब आप सच में जानना चाहते हैं कि आगे क्या हुआ, और नीचे टिप्पणी में लिखिए, आप भारत के किस शहर से देख रहे हैं और अभी आपके वहां क्या समय है। क्योंकि मैं जो बताने जा रही हूं वह सिर्फ मेरी कहानी नहीं है, यह उस हर इंसान की कहानी है जिसे परिवार ने अपना कहकर इस्तेमाल किया है। अब मैं आपको 7 हफ्ते पीछे ले चलती हूँ, उस दिन जब मुझे सर्जरी की तारीख मिली थी। 3 साल से मेरी कमर में दर्द था। कभी ऐसा लगता जैसे किसी ने रीढ़ में आग लगा दी हो, कभी ऐसा जैसे कोई कील अंदर तक ढंसी हुई हो। मैं आईटी कंपनी में वरिष्ठ इंजीनियर थी। काम का दबाव अलग, घर की जिम्मेदारियां अलग। कई दिन ऐसे गए जब मैं सुबह बिस्तर से उठने के लिए दीवार का सहारा लेती थी। और फिर भी मैं ऑफिस जाती थी, क्योंकि बिलों को फर्क नहीं पड़ता कि आपकी रीढ़ कैसी है, दर्द को फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास छुट्टी बची है या नहीं। जब डॉक्टर ने कहा, तारीख मिल गई है, तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। डर के नहीं, राहत के। उन्होंने बताया कि रीढ़ की 2 डिस्क बहुत खराब हैं और प्रक्रिया लंबी होगी। करीब 9 घंटे, उन्होंने कहा, फिर कम से कम 6 हफ्ते का आराम। शुरू में चलने में दिक्कत होगी, पर धीरे धीरे सुधार होगा। मैं बाहर निकली तो मेरे हाथ कांप रहे थे। उस कांपने में कमजोरी नहीं थी, उसमें उम्मीद थी। मैंने अस्पताल की सीढ़ियां उतरते हुए अपने माता पिता को कॉल किया। मुझे नहीं पता क्यों, शायद इसलिए कि मैं अब भी अंदर कहीं एक छोटी सी बच्ची थी जो चाहती थी कि माँ कहे, चिंता मत कर, हम हैं। फोन उठा, माँ की आवाज थी, पीछे किसी की हंसी। हाँ बोलो। माँ, सर्जरी की तारीख मिल गई है, मैंने कहा, 15 मार्च को। अच्छा, माँ ने ऐसे कहा जैसे मैंने बताया हो कि दूध खत्म हो गया है। ठीक है। माँ, 9 घंटे की सर्जरी है, उसके बाद मुझे किसी को साथ चाहिए होगा अस्पताल से घर छोड़ने के लिए। एक पल की चुप्पी, फिर माँ की आवाज में हल्की झुंझलाहट। 15 मार्च? अरे, वही तो शादी की तैयारियों का समय है। नेहा की शादी अप्रैल के पहले हफ्ते में है। मेरी छोटी बहन नेहा, घर की रानी, घर की धड़कन, घर का सब कुछ। मैंने धीरे से कहा, माँ, मेरी सर्जरी बहुत जरूरी है। आप लोग, तुम संभाल लोगी होली। माँ ने मुझे बीच में काट दिया। तुम हमेशा संभाल लेती हो, तुम तो बड़ी हो। और फिर पीछे से किसी की आवाज आई, मम्मी, वो पीला फूल वाला सजावट वाला नमूना कहाँ गया? नेहा की आवाज। माँ तुरंत बदल गई। आ रही हूं बेटा, होली, बाद में बात करते हैं। और फोन कट। मैंने फोन को देर तक हाथ में पकड़े रखा। आश्चर्य नहीं हुआ, यही तो सबसे बुरी बात थी। मुझे आश्चर्य नहीं हुआ। मैं आपको अपने घर की कहानी बताती हूं,
ताकि आपको समझ आए कि उनका फ्लैट बेच दिया मेरे लिए सिर्फ पैसे का नुकसान क्यों नहीं था। मैंने कॉलेज की पढ़ाई खुद के दम पर की, छात्रवृत्ति मिली, बाकी के लिए मैंने ट्यूशन पढ़ाया, रात में फ्रीलांस काम किया। जब मेरे सहपाठी त्योहारों पर घर जाते थे, मैं लैपटॉप लेकर लाइब्रेरी में बैठी रहती थी। जब मेरी नौकरी लगी तो मैंने घर वालों से कुछ नहीं मांगा। माँ बस इतना कहती थी, तुम ठीक हो, तुम्हें क्या कमी है, नेहा को ज्यादा सहारे की जरूरत है। यही उनका मंत्र था, नेहा को सहारा और मेरे हिस्से में तुम ठीक हो। 27 की उम्र में मैंने अपना पहला फ्लैट लिया, छोटा सा पर मेरा। हर महीने की किस्तें, हर तिमाही का बोनस, हर शनिवार का ओवरटाइम, सब उसकी दीवारों में घुला था। उस घर में जब मैं सुबह बालकनी में चाय पीती थी तो मुझे लगता था कि मैं आखिरकार अपने ही जीवन में कोई जगह बना पाई हूं। मेरे पिता उस दिन देखने आए थे। उन्होंने घर में कदम रखा, खिड़की से बाहर देखा और पहला वाक्य कहा, इतना पैसा खर्च करके क्या कर लिया? ये पैसा नेहा की शादी के लिए बचा सकती थी। उनके लिए मेरा घर भी नेहा का था, मेरी मेहनत भी नेहा की थी, मेरी सांस भी जैसे उनके हिसाब किताब में किसी और के नाम लिखी थी। सर्जरी से 1 हफ्ता पहले मैंने सब व्यवस्था खुद की। घर में सहायक रखी, दवाइयों की सूची बनाई, बिस्तर नीचे वाले कमरे में लगवाया ताकि सीढ़ियां न चढ़नी पड़े। मैंने अपने दोस्त को कहा कि पहले 2 दिन मेरे पास रहे, क्योंकि घर वाले तो साफ कह चुके थे, शादी की तैयारी है। और उसी हफ्ते माँ ने 3 बार कॉल करके पूछा कि मैं शादी के फंड में कितना दे सकती हूँ। होली, सिर्फ हॉल का किराया ही 50 लाख है, माँ ने एक कॉल में कहा। और नेहा ने लहंगा पसंद किया है, 12 लाख का। मैंने कहा, माँ, मेरी सर्जरी है, मेरे खर्च भी हैं। माँ की आवाज तुरंत ठंडी हो गई। तुम्हें हमेशा अपना ही दिखता है, नेहा की जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है, उसके ससुराल वाले बड़े लोग हैं, हम गरीब लगेंगे तो इज्जत जाएगी। इज्जत, हमेशा इज्जत। मेरी तकलीफ उनके लिए एक मामूली शोर थी और उनकी इज्जत एक धर्म। 15 मार्च आया, ऑपरेशन का दिन। अस्पताल की तेज रोशनी, मशीनों की आवाज, डॉक्टर की समझाने वाली बातें। मुझे बस इतना याद है कि उन्होंने कहा, अब गिनती उलटी शुरू कीजिए। मैं 10 से 7 तक पहुंची और फिर दुनिया काली हो गई। 9 घंटे बाद जब मैं वापस आई तो दुनिया धुंधली थी, शरीर भारी, पीठ में जलन। नर्स ने कहा, सर्जरी सफल रही। फिर उसने मेरा फोन दिया, आपके घर वाले बहुत कॉल कर रहे थे। और फिर वही वॉइसमेल, मेरे पिता की शांत आवाज, हमने तुम्हारा फ्लैट बेच दिया। मैंने नर्स से पानी मांगा। पानी गले से नीचे गया तो जैसे आग पर थोड़ा पानी पड़ा, पर आग बुझी नहीं। मैंने कहा, ये ये गलत है। नर्स ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि ये गलत की भी एक ऐसी किस्म थी जिसे शब्द नहीं संभाल सकते। मैंने उसी दिन, उसी कमरे में अपने भीतर एक निर्णय लिया। मैं रोई नहीं, मैंने चिल्लाया नहीं, मैंने बस छत की तरफ देखकर सोचा, अब जो होगा वह उनकी मर्जी से नहीं होगा, अब नियम मैं लिखूंगी। होश में आने के 2 घंटे बाद मैंने पहली कॉल अपने पिता को की। फोन दूसरी घंटी पर उठा। होली बेटा, होश आ गया, कैसा लग रहा है? उनकी आवाज में नकली चिंता थी, वही पुरानी। मैंने धीमे साफ शब्दों में कहा, आपने मेरा फ्लैट बेचा है? एक पल का विराम, फिर जैसे वे तैयार ही थे। हाँ बेटा, हमें जल्दी करनी पड़ी, खरीदार नकद में दे रहा था, और देखो नेहा की शादी। आपने मेरे दस्तखत कैसे किए? अरे बस, व्यवस्था कर दी, उन्होंने कहा। तुम बेहोश थीं, इसलिए हमने तुम्हारी तरफ से। आपने मेरी तरफ से मुख्तारनामा बनाया? मैंने पूछा। मेरे नाम से कागज पर हस्ताक्षर किए? रजिस्ट्री करवा दी? अब उनकी आवाज में हल्का गुस्सा घुस आया। इतनी बारीकी में क्यों जा रही हो? घर में इतना बड़ा काम हो रहा है, तुम अकेली हो, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम फिर ले लोगी, तुम्हारी नौकरी अच्छी है। मैंने बहुत धीरे कहा, ये चोरी है, ये अपराध है। अपराध? वे ऐसे हंसे जैसे मैंने कोई मजाक किया हो। अपने माता पिता को अपराधी बोलती है? हमने तुम्हें पाला पोसा। मैं 18 के बाद से खुद को पाल रही हूं, मैंने कहा, और आपने मेरा घर मेरी बेहोशी में बेच दिया। पीछे से मां की आवाज आई, कौन है? पिता ने झुंझलाकर कहा, होली है। फिर मां ने फोन छीन लिया। होली, मां की आवाज बर्फ जैसी थी। तुम्हें शर्म नहीं आती? ऑपरेशन के बाद भी घर का माहौल खराब कर रही हो। नेहा की शादी में अब 3 हफ्ते हैं। मां, मैंने कहा,
आप लोगों ने मेरा घर बेच दिया। बेचा नहीं, इस्तेमाल किया। माँ ने तुरंत शब्द बदला। परिवार के लिए। मैंने आंखें बंद की। माँ, मेरी सर्जरी हुई है। मैं चल भी ठीक से नहीं पा रही। और आप कह रही हैं, परिवार के लिए? हाँ, माँ ने कहा, परिवार के लिए। तुम तो मजबूत हो, तुम समझदार हो, नेहा को सपोर्ट चाहिए। मैंने बहुत शांत आवाज में पूछा, माँ, जिस घर में आप लोग रहते हैं, वह किसके नाम है? माँ एक पल चुप हुई। क्या बकवास है ये? मैंने कहा, बस जवाब दीजिए। माँ ने चिढ़कर कहा, हमारे नाम है, और किसके नाम होगा? मैंने धीमे से कहा, ठीक है, शादी में मिलते हैं। और मैंने फोन काट दिया। उस पल आपको लग रहा होगा कि मैं उन्हें धमका रही थी। नहीं, मैं बस एक दरवाजा खोल रही थी। एक ऐसा दरवाजा जिसके पीछे 4 साल पुराना एक सच छिपा था। और वही सच इस कहानी का असली मोड़ बनने वाला था। उस रात मैंने तीसरी कॉल अपनी बुआ को की। पारुल बुआ, पिता की बड़ी बहन, परिवार में एकमात्र इंसान जिसने कभी मेरे सिर पर हाथ रखकर कहा था, तुम्हारी मेहनत तुम्हारा हक है। उन्होंने फोन उठाया। होली, बेटा, सब सुना मैंने। मेरी आवाज पहली बार कांपी। बुआ, मुझे आपकी मदद चाहिए। उन्होंने बिना रुके कहा, जो कहना है कहो। मैंने कहा, 3 हफ्ते तक यह बात किसी को नहीं पता चलनी चाहिए कि मैं क्या करने वाली हूं। आप आप बस मेरे लिए एक लिफाफा सुरक्षित रख लीजिए और शादी वाले दिन मेरे साथ रहिए। होली, बुआ की आवाज गंभीर हो गई। यह रास्ता एक बार चुना तो वापस नहीं लौटा जा सकता। मैंने कहा, बुआ, उन्होंने मेरी बेहोशी में मेरा घर बेच दिया। मेरे लिए अब वापस कुछ बचा ही नहीं। बुआ ने एक लंबी सांस ली। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूं। फोन रखते ही मैंने अपने तकिए के पास रखा हुआ कागजों का फोल्डर देखा। मेरे सारे दस्तावेज, बैंक स्टेटमेंट, पुरानी रसीदें, और एक नाम, एक वकील का, जिसे मैंने सालों पहले एक अलग कारण से रखा था। उसी क्षण मैंने चौथी कॉल की, मेरे वकील को, और उसने जो कहा वह सुनकर मेरी रीढ़ का दर्द भी छोटा लगने लगा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूं। अगर आप मेरी जगह होते, ऑपरेशन के बाद शरीर टूट रहा हो और घर वाले आपकी बेहोशी में आपका घर बेच दें, तो आप क्या करते? तुरंत पुलिस में शिकायत करते, अदालत जाते, या शादी में सबके सामने सच बोलते? नीचे टिप्पणी में लिखिए, विकल्प का पुलिस अदालत, गा शादी में खुलासा, घा चुपचाप सब सहना। और अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि मैंने कौन सा रास्ता चुना, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगले हिस्से में जो दस्तावेज मेरे वकील ने मेरे सामने रखे, उसने यह साबित कर दिया कि मेरे माता पिता ने सिर्फ मेरा फ्लैट नहीं बेचा था, उन्होंने एक ऐसी गलती कर दी थी जिसका हिसाब उन्हें पूरे समाज के सामने देना पड़ने वाला था। अगली सुबह जब मैं अस्पताल के कमरे में जागी, तो दर्द वहीं था, पर मन पहले जैसा नहीं था। मेरे भीतर एक अजीब सी स्थिरता आ चुकी थी, जैसे आंधी के बाद हवा रुक जाती है, सौत और पेड़ समझ जाते हैं कि अब किस दिशा में खड़ा रहना है। नर्स दवा दे गई। मैं करवट भी ठीक से नहीं बदल पा रही थी, पर उंगलियां चल सकती थीं। मैंने अपने फोन पर एक फोल्डर बनाया, सबूत, और उसी फोल्डर में मैंने हर मिस्ड कॉल का स्क्रीनशॉट, हर संदेश, हर वॉइसमेल सहेज दिया। एक एक शब्द, एक एक तारीख, एक एक समय, क्योंकि मुझे पता था आगे कोई मेरी बात पर नहीं, कागज पर विश्वास करेगा। दोपहर तक मेरा वकील आ गया। उसका नाम मयंक मल्होत्रा था, वही आदमी जिसने 4 साल पहले मेरे लिए एक कानूनी काम किया था, जो तब मुझे सिर्फ सुरक्षा लगता था और अब मुझे कवच लग रहा था। वह कमरे में आया तो उसके हाथ में एक मोटा फाइल कवर था। उसने मेरी हालत देखी, फिर कुर्सी खींचकर मेरे बिस्तर के पास बैठ गया। आपने फोन पर जो कहा वो बहुत गंभीर है, उसने धीरे से कहा। क्या आप शांति से सब बता सकती हैं, शुरुआत से? मैंने बिना भावुक हुए बिल्कुल वैसे बताया जैसे कोई घटना पुलिस को बयान की जाती है। सर्जरी की तारीख, घर वालों की प्रतिक्रिया, आखिरी कॉल्स, फिर बेहोशी, और होश में आते ही वह वॉइसमेल। जब मैं रुकी तो कमरे में कुछ सेकंड के लिए बस मशीनों की धीमी आवाज़ थी। मयंक ने फाइल खोली। मैंने रात में ही आपके फ्लैट की रजिस्ट्री का स्टेटस निकलवाया, उसने कहा, और ये मामला जैसा आप सोच रही हैं उससे भी ज्यादा गंदा है। मैंने उसकी तरफ देखा। कैसे? उसने एक कागज मेरी ओर बढ़ाया। आपके नाम पर एक मुख्तारनामा बनाया गया है, विशेष पावर ऑफ अटॉर्नी,
उसमें लिखा है कि आप अपने पिता को संपत्ति बेचने का अधिकार दे रही हैं। मेरे गले में सूखापन बढ़ गया। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मुझे पता है, उसने कहा, क्योंकि इस दस्तखत का नमूना आपके असली दस्तखत से मेल नहीं खाता। और यह जिस नोटरी से प्रमाणित है, वह बेंगलुरु का नहीं है। ये किसी दूसरे राज्य की मुहर है। दूसरे राज्य की? हाँ, उसने कहा। और ये सबसे बड़ी बात है, आपका फ्लैट बेंगलुरु में है। दस्तावेज पर नोटरी की मुहर किसी और जगह की है। यह असामान्य है। ये लाल झंडा है। मैंने आंखें बंद कर लीं। दर्द कमर में था, पर असली चोट कहीं और लग रही थी। वे इतना सोच समझ कर रहे थे। कोई आवेश में नहीं, कोई गलती में नहीं, योजना बनाकर। अब बताइए, मयंक ने बहुत सावधानी से कहा। आप क्या चाहती हैं? आप पुलिस में शिकायत कर सकती हैं। जालसाजी, धोखाधड़ी, संपत्ति की ठगी। यह आपराधिक मामला है। आपके माता पिता पर केस बन सकता है। मैंने छत की तरफ देखा। अगर मैं शिकायत करूं, तो क्या मेरा फ्लैट वापस मिल जाएगा? मयंक ने एक पल चुप रहकर कहा, सच बोलूं? तुरंत नहीं। संभव है कि खरीदार निर्दोष क्रेता हो। उसने यह मानकर खरीदा होगा कि कागज सही है। ऐसे में फ्लैट वापस लेने की प्रक्रिया लंबी होगी। अदालतें, सुनवाई, तारीखें। और यह भी तय नहीं कि आपको वही संपत्ति वापस मिले। आपको मुआवजा मिल सकता है। तो मेरे 8 साल, आपके 8 साल की कीमत किसी के बैंक खाते में चली गई, उसने साफ कहा। और अभी वह पैसा किसके पास है, यह भी पता करना होगा। मेरे भीतर कुछ ठंडा हुआ। मुझे पैसा वापस चाहिए, और सच भी। मयंक ने एक कागज अलग से निकाला। और एक बात, उसने कहा, आपके माता पिता ने बिक्री के लिए जो बैंक खाता दिया है, वह आपकी मां का है। मैंने आंखें खोली। मेरी मां का? हाँ, उसने कहा। यानी रकम सीधे उनके खाते में जाएगी। ये कोई परिवार का काम नहीं, ये वित्तीय लेन देन है, ट्रैक किया जा सकता है। मैंने धीमे से कहा, शादी के खर्च के नाम पर उन्होंने चोरी की कमाई को सफेद बनाया। मयंक ने सिर हिलाया। ठीक यही। कमरे में कुछ देर मौन रहा। फिर मैंने बहुत शांत आवाज में पूछा, मयंक, क्या आप मेरे लिए एक नोटिस तैयार कर सकते हैं? किसके लिए? मेरे माता पिता के लिए, मैंने कहा। और मेरी बहन के होने वाले ससुराल वालों के लिए भी, अगर जरूरत पड़ी। उसने मुझे ध्यान से देखा। आप क्या करने जा रही हैं? मैंने कहा, मैं अभी नहीं बताऊंगी। सिर्फ इतना कहूंगी कि मुझे 3 हफ्ते चाहिए। 3 हफ्ते? हाँ, मैंने कहा, शादी तक। मयंक ने धीरे से कहा, आपकी तबीयत? मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी, मैंने कहा, पर मेरी इज्जत और मेरा हक अगर मैं अभी नहीं बचाऊंगी, तो फिर कभी नहीं। उसने फाइल बंद की। ठीक है, मैं आपके निर्देश के अनुसार काम करूंगा, पर आप एक बात समझिए, आप जो भी करें, कानून के दायरे में रहना चाहिए। भावनाओं में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। मैंने सिर हिलाया। इसीलिए तो आपको बुलाया है। उस दिन शाम को मेरे पिता ने फिर कॉल किया। इस बार उनकी आवाज में थोड़ा डर था, थोड़ा गुस्सा भी। होली, तुमने बुआ को फोन क्यों किया? घर की बात बाहर क्यों कर रही हो? मैंने कहा, क्योंकि आपने घर की बात घर में नहीं रखी। आपने मेरे घर को ही बाहर बेच दिया। तुम हमेशा बातें बढ़ा देती हो, पिता ने कहा। सिर्फ एक फ्लैट ही तो था। शादी के बाद हम तुम्हें कुछ दे देंगे। क्या देंगे? मैंने पूछा। फिर से आश्वासन। हम तुम्हारे माता पिता हैं, उन्होंने भारी आवाज में कहा। हमने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया? मैंने एक सांस ली। आपने मेरे लिए यह किया कि जब मैं ऑपरेशन टेबल पर थी, आपने मेरे दस्तखत किए। हमने मजबूरी में किया, उन्होंने कहा। नेहा की शादी है, समाज में हमारी नाक कट जाती। मेरी रीढ़ कट रही थी तब? मैंने पूछा। वह चुप हो गए। फिर अचानक उनका स्वर कठोर हो गया। तुम शादी में कोई तमाशा मत करना, मैं साफ कह रहा हूं। मैंने बहुत धीमे से कहा, तमाशा आपने किया है, मैं सिर्फ पर्दा हटाऊंगी। फोन कट गया। अगले 2 दिन मेरी रिकवरी में बीते। फिजियोथेरेपिस्ट आता, मुझे बैठना सिखाता, 2 कदम चलना सिखाता। हर कदम पर पीठ चिल्लाती, पर मैं दांत भींचकर चलती रही, क्योंकि मेरे भीतर एक और दर्द था जो मुझे चलने पर मजबूर कर रहा था। अस्पताल से छुट्टी मिली तो मैं अपने फ्लैट पर नहीं जा सकी, क्योंकि वह मेरा फ्लैट अब कागज पर मेरा नहीं था। मैं दोस्त के घर गई, उसी कमरे में जहां मैं रात को दर्द के कारण करवट बदलते हुए रोती थी। मैं दिन में योजना बनाती थी, और योजना सिर्फ भावनाओं की नहीं थी, कागजों की थी, समय की थी, लोगों की मानसिकता की थी। भारत में एक बात बहुत सच्ची है, घर के अंदर का अन्याय तब तक समायोजन कहलाता है जब तक वह बाहर ना निकले।
और जिस दिन वह बाहर निकलता है, उसी दिन वही लोग समायोजन को पाप कहने लगते हैं। मुझे पता था, मेरी कहानी सुनकर भी परिवार के कुछ लोग कहेंगे, माँ बाप हैं, छोड़ दें। कुछ कहेंगे, बड़ी बहन है, समूह त्याग कर। कुछ कहेंगे, शादी बिगाड़ेगी तो बदनाम होगी। मैं इन सब आवाजों को पहले भी सुन चुकी थी। फर्क बस इतना था कि अब मेरे हाथ में सबूत थे और मेरे भीतर भय नहीं था। शादी से ठीक 15 दिन पहले नेहा का फोन आया। उसकी आवाज में मिठास थी, पर मिठास के नीचे वही पुरानी धार। दीदी, उसने कहा, आप ठीक तो हैं? ठीक हूं, मैंने कहा। मम्मी पापा बहुत परेशान हैं। उसने तुरंत जोड़ दिया, आपने उन्हें डराया है क्या? सब कह रहे हैं आप केस वेस की बात कर रही हैं। मैंने कहा, तुम्हें पता है उन्होंने क्या किया? उसने बहुत जल्दी कहा, मुझे पैसे वैसे की बातें नहीं पता, मैं बस शादी। तुम्हें पता है, मैंने कहा, तुम्हें सब पता है। वह एक पल चुप हुई, फिर बोली, दीदी, आप अकेली हैं, आपके पास सब कुछ है, नौकरी, नाम, पैसा। मेरी शादी एक बार होगी, आप अगर थोड़ी मदद। मैंने उसके शब्दों के बीच की असली बात सुन ली। मदद नहीं, हक छीनना। मैंने शांत आवाज में कहा, नेहा, तुमने उनसे कहा था ना कि मैं ऑपरेशन में रहूंगी? उसकी सांस अटक गई। क्या? क्या मतलब? मतलब यही, मैंने कहा, तुमने उन्हें बताया कि उस दिन मैं बेहोश रहूंगी और मेरे दस्तखत की जरूरत पड़ेगी तो। मैंने कुछ नहीं कहा, वह घबराकर बोली, आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैंने कहा, ठीक है, शादी में मिलते हैं। उसने झट से कहा, आप कोई सीन मत क्रिएट करना, मेरी शादी खराब हुई तो। मैंने बहुत शांत शब्दों में कहा, तुम्हारी शादी अगर सच पर टिक नहीं सकती तो वो पहले से ही कमजोर है। फोन कट गया। उसके अगले ही दिन उसने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली, साड़ी में, हल्का रोता चेहरा, कैप्शन, कुछ लोग अपने ही परिवार से जलते हैं। मेरी शादी के सबसे खूबसूरत समय में मेरी अपनी बहन मुझे परेशान कर रही है। और फिर जो हुआ, वही हुआ जो ऐसे परिवारों में हमेशा होता है। रिश्तेदारों के फोन आने लगे, बड़ी होकर भी इतना गुस्सा, माँ बाप को परेशान मत करो, समाज में बात जाएगी, त्याग कर दे। किसी ने नहीं पूछा कि मेरा घर कैसे बिक गया, किसी ने नहीं पूछा कि मेरे दस्तखत किसने किए। सबको बस शादी बचानी थी, पर किसी को मेरी रीढ़ नहीं बचानी थी। मैंने हर कॉल का जवाब नहीं दिया, मैंने हर संदेश का जवाब नहीं दिया। मैंने बस स्क्रीनशॉट लिया, सबूत फोल्डर मोटा होता गया और मेरे भीतर का निर्णय और पक्का होता गया। शादी से 10 दिन पहले मयंक ने मुझे कॉल किया। मैंने बैंक ट्रांजैक्शन का प्रारंभिक ट्रेस निकाला है, उसने कहा। आपके फ्लैट की रकम में से एक बड़ी राशि एक वेडिंग इवेंट कंपनी को अग्रिम भुगतान के रूप में गई है। होटल बुकिंग, सजावट, खान पान, सबका रिकॉर्ड मौजूद है। मैंने आंखें बंद करके मुस्कुराया। मतलब ये कि शादी का हर फूल मेरे घर की कीमत से खरीदा गया है। हाँ, मयंक ने कहा, और एक और बात, आपके माता पिता ने एक पारिवारिक उधार दिखाकर कुछ पैसा नकद में भी निकाला है। कितना? ये पूरी तरह स्पष्ट नहीं, लेकिन रकम छोटी नहीं है। मैंने कहा, ठीक है, आप नोटिस तैयार रखिए और एक और काम कीजिए, शादी वाले दिन आप मौजूद रहेंगे। आप चाहती हैं मैं वहां आऊं? हाँ, मैंने कहा, क्योंकि जब सच बोला जाएगा तो कोई यह ना कह सके कि यह सिर्फ भावनात्मक आरोप है। मयंक कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, ठीक है, मैं रहूंगा। उस रात मैंने बुआ को लिफाफा दे दिया। उसके भीतर कुछ दस्तावेज थे और एक पत्र, मेरी तरफ से लिखा हुआ, साफ शब्दों में, तारीख के साथ। मैंने बुआ से कहा, यह सुरक्षित रखिए, किसी को मत दिखाइए और शादी वाले दिन मेरे साथ रहिए। बुआ ने मेरी तरफ देखा, तुम सच में वहां सबके सामने बोलोगी? मैंने कहा, हाँ, क्योंकि घर के अंदर बोले सच को वे दबा देंगे, भीड़ के सामने बोले सच को वे झुठला नहीं पाएंगे। बुआ ने धीरे से मेरा हाथ दबाया, तुम्हारा शरीर कमजोर है पर तुम्हारी हिम्मत नहीं। मैंने खिड़की से बाहर देखा। रात के अंधेरे में शहर की रोशनी टिमटिमा रही थी। मुझे पहली बार लगा कि मैं अकेली नहीं हूं। मेरे साथ कानून था, मेरे साथ सबूत थे और मेरे साथ वह डर नहीं था जो मुझे सालों से चुप रखता आया था। अब बस एक चीज बची थी, समय। शादी से 7 दिन पहले एक रिहर्सल डिनर रखा गया। हमारे यहां उसे संगीत की छोटी बैठक जैसा नाम दे दिया गया था। इस पर असल में वह एक दिखावा था, बड़े लोगों के सामने बड़ा दिखने का। मुझे वहां जाना नहीं था। मेरी पीठ अब भी दर्द करती थी।
पर मुझे जाना था, क्योंकि युद्ध से पहले मैदान देखना जरूरी होता है। मैंने तय किया, मैं जाऊंगी, धीमे चलूंगी, मुस्कुराऊंगी और उन्हें ये यकीन दिलाऊंगी कि मैं टूट चुकी हूं, कि मैं सिर्फ समायोजन करूंगी, ताकि जब सच का हथौड़ा गिरे तो वह और जोर से लगे। लेकिन उस रिहर्सल डिनर की रात एक ऐसी बात हुई जिसने खेल और भी बदल दिया। और वही बात अगले अध्याय में आपको बताएगी कि दूल्हे के परिवार ने सच सुनते ही क्या प्रतिक्रिया दी और मेरे पिता ने मंच पर माइक मेरे हाथ में क्यों थमा दिया। अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो अभी टिप्पणी में एक बात लिखिए। आपके हिसाब से मेरे पिता ने मुझसे मंच पर बोलने को क्यों कहा होगा? क्या उन्हें लगा मैं चुप रहूंगी, या उन्हें लगा मैं डर जाऊंगी? और वीडियो को पसंद करना मत भूलिए, क्योंकि अगले हिस्से में आप देखेंगे रिहर्सल डिनर पर मेरी एक छोटी सी पंक्ति ने पूरे विवाह समारोह की नींव हिला दी। अगर आप यहां तक पहुंच गए हैं तो एक काम अभी करिए, वीडियो को पसंद कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब जो होने वाला है वह सिर्फ शादी का तमाशा नहीं है, यह सच का हिसाब है। और नीचे टिप्पणी में लिखिए, आपके घर में सबसे ज्यादा लाडला कौन माना जाता है? अब सुनिए, क्योंकि रिहर्सल डिनर वाली रात से सब कुछ पलट गया। रिहर्सल डिनर शहर के एक महंगे होटल के निजी हॉल में था। अंदर जाते ही चमकदार रोशनी, फूलों की सजावट और लोगों की फुसफुसाहट। नेहा की हंसी पूरे कमरे में फैल रही थी, जैसे किसी ने विजय का ढोल बजा दिया हो। मेरे माता पिता पहली पंक्ति में ऐसे बैठे थे जैसे उन्होंने कोई महान त्याग किया हो। और मैं, मुझे कमरे के सबसे किनारे वाली कुर्सी मिली, वहां जहां रिश्तेदार बैठते हैं जिन्हें बस बुलाया जाता है। समझा नहीं जाता। मैं धीरे धीरे चल रही थी। पीठ में दर्द था, पर चेहरे पर कोई शिकायत नहीं। मेरे हाथ में सहारा था, पर आंखों में नहीं। जैसे ही मैं अंदर पहुंची, कुछ लोगों ने मुझे ऊपर से नीचे देखा। किसी की आंखों में दया थी, किसी में तिरस्कार। मेरी माँ मेरे पास आई, मुस्कान ऐसी जैसे बर्फ पर रखी चाकू की धार। हमें लगा नहीं था तुम आ पाओगी, उन्होंने कहा। मैंने शांत स्वर में कहा, ऐसे मौकों पर परिवार के साथ होना चाहिए। मेरी माँ ने पल भर के लिए मुझे घूरा। शायद उन्हें मेरी आवाज़ में कुछ नया सुनाई दिया। फिर वह पलट गईं। थोड़ी देर बाद मेरे पिता उठे। उन्होंने गिलास खटखटाया। आज हम परिवार का जश्न मना रहे हैं, उन्होंने कहा, त्याग का, एकता का, प्रेम का। और फिर उन्होंने नेहा की तरफ देखकर कहा, यह शादी हमारे लिए इज्जत की बात है। इज्जत, वही शब्द, वही हथियार। मेरे पिता की नजर मुझ पर पड़ी। वे एक क्षण रुके, फिर बोले, और होली भी आई है, हम उसके योगदान के लिए भी आभारी हैं। कमरे में कुछ ठंडी हंसी फैल गई, जैसे लोग समझ रहे हों कि यह कोई मजाक है। मेरे भीतर कुछ नहीं हिला। मैंने बस पानी का घूंट लिया। डिनर खत्म होने के बाद नेहा मेरे पास आई। उसके चेहरे पर बनावटी मिठास थी। दीदी, आप ठीक तो है ना? आप नाराज तो नहीं? मैंने उसकी आंखों में देखा। नाराजगी बहुत छोटी चीज है नेहा। उसकी मुस्कान डगमगाई। बस शादी वाले दिन कोई बात ना हो। मैंने कहा, मैं तुम्हारे लिए एक उपहार लाई हूं। उसके चेहरे पर उत्सुकता आई। उपहार? क्या? मैंने बहुत धीरे कहा, ऐसा उपहार जिसे तुम कभी भूल नहीं पाओगी। वह हंसने की कोशिश करने लगी, पर उसकी आंखों में पहली बार डर झलक गया। उसने झट से कहा, आपको क्या करना है दीदी? मैंने केवल इतना कहा, सच बताना है। और मैं बाहर निकल आई। मेरी पीठ जल रही थी, लेकिन मन पहली बार बहुत शांत था। शादी में अब ठीक 7 दिन बचे थे। शादी से 3 दिन पहले मेरे पिता का फोन आया। इस बार उनकी आवाज में आदेश था, होली, सुनो, तुम शादी में आना और वहां कोई बात नहीं होगी। मैंने कहा, मैं भी यही चाहती हूं कि वहां बात ना हो, वहां सच हो। उन्होंने गुस्से में कहा, तुम अपनी बहन की जिंदगी खराब कर दोगी। मैंने कहा, उसने मेरी जिंदगी के 8 साल बेच दिए। उन्होंने फोन काट दिया। अगले दिन मयंक ने मुझे संदेश भेजा, दस्तावेज तैयार हैं, मैं समारोह में उपस्थित रहूंगा। और बुआ ने मेरे लिफाफे को सुरक्षित रखने की पुष्टि कर दी। अब बस एक कदम बचा था। शादी का दिन आया। बेंगलुरु की उस बड़ी सी लॉन वाली जगह पर पंडाल लगा था। बाहर गाड़ियों की कतार, अंदर प्रवेश द्वार पर फूलों की तोरण, मंच पर चमकते पर्दे, संगीत, मिठाई, मेहमानों की भीड़। बड़ा घर, बड़ी शादी दिखाने की पूरी कोशिश। नेहा का होने वाला पति अद्वैत मेहता मंच पर बैठा था। उसके चेहरे पर उत्साह था,
पर आंखों में एक हल्का सा भ्रम भी। शायद उसने भी कुछ बातें सुनी थीं, पर उसे सच नहीं पता था। फेरे हुए, मंत्र बोले गए, लोगों ने ताली बजाई। मेरी माँ रो रही थी, ऐसे जैसे उन्होंने बेटी नहीं, कोई साम्राज्य विदा की हो। मेरे पिता का सीना फूला हुआ था। नेहा की मुस्कान तेज थी, चुभती हुई। मैं सबसे पीछे बैठी थी, मेरे साथ बुआ, मेरे हाथ में छोटा सा पर्स। पर्स के अंदर वही लिफाफा नहीं था, वह बुआ के पास सुरक्षित था। मेरे पास सिर्फ एक कागज था जो सही समय पर मेरे हाथ में आने वाला था। समारोह के बाद स्वागत भोज शुरू हुआ। मंच के सामने गोल मेजें, एक तरफ मिठाई का बड़ा काउंटर, दूसरी तरफ नाश्ते का, और बीच में वे लोग जो कैमरे के सामने अपने परिवार की महिमा दिखाने में लगे थे। तभी मेरे पिता मंच पर चढ़े। उन्होंने माइक उठाया और बोले, आज का दिन हमारे लिए गर्व का दिन है। हम दोनों बेटियों के माता पिता हैं और हमने हमेशा परिवार को सबसे ऊपर रखा है। उन्होंने भीड़ की तरफ देखकर कहा, इस शादी में बहुत लोगों का योगदान है। फिर उनकी नजर मुझ पर पड़ी और वही हुआ जिसकी मुझे उम्मीद थी। उन्होंने मुस्कान बनाकर कहा, और अब होली कुछ शब्द कहना चाहेगी। आखिर उसने भी इस परिवार के लिए बहुत कुछ किया है। होली, आओ बेटा, अपनी बहन को शुभकामनाएं दो। पूरा हॉल मेरी तरफ देखने लगा। मेरी माँ की आंखों में चेतावनी थी। नेहा के चेहरे पर विजय का भाव था, जैसे वह सोच रही हो कि मैं कांप जाऊंगी, चुप हो जाऊंगी और वह जीत जाएगी। मैं उठी, धीरे धीरे कदम बढ़ाए। हर कदम पर मेरे सहारे की हल्की आवाज। लोग रास्ता छोड़ रहे थे, कोई फुसफुसा रहा था, देखो सर्जरी के बाद भी आ गई। कोई कह रहा था, अब क्या करेगी। मैं मंच पर पहुंची। पिता ने माइक मेरे हाथ में थमा दिया और बहुत धीमे से कहा, साइक, ज्यादा मत बोलना। मैंने माइक पकड़ा, भीड़ को देखा, फिर नेहा को देखा, फिर अद्वैत को, और फिर अपने माता पिता को। मैंने कहा, धन्यवाद पापा, आप सही कह रहे हैं, मैंने इस शादी में बहुत योगदान दिया है। भीड़ में हल्की हंसी हुई। मैंने आगे कहा, मैं आपको बताती हूं कि मेरा योगदान कितना है। हॉल में सन्नाटा फैलने लगा। 6 हफ्ते पहले मेरी रीढ़ की 9 घंटे की सर्जरी हुई थी। मैं ऑपरेशन थिएटर में बेहोश थी। उसी समय मेरे माता पिता ने मेरे नाम से कागजों पर हस्ताक्षर किए और मेरा फ्लैट बेच दिया। किसी के हाथ से चम्मच गिरा। किसी ने क्या कहा। नेहा की मुस्कान गायब हो गई। मेरी माँ खड़ी हो गई, जैसे शब्दों से मुझे खींचकर चुप करा देंगी। मैंने कहा, वह फ्लैट व्हाइटफील्ड के पास था। मैंने 8 साल में खरीदा था। उसकी कीमत लगभग 3 करोड़ 50 लाख थी, और वह पैसा इस शादी पर खर्च किया गया। भीड़ में खुसर पुसर तेज हो गई। कुछ लोग फोन निकालने लगे। मेरे पिता आगे बढ़े। यह झूठ है, उन्होंने दांत पीसकर कहा। मैंने बिना ऊंची आवाज किए कहा, मेरे पास प्रमाण है। मैंने इशारा किया। बुआ मंच के किनारे तक आई और मेरे हाथ में वही लिफाफा थमा दिया। मैंने उसे खोला। अंदर पावर ऑफ अटॉर्नी की प्रति, रजिस्ट्री के कागज, नोटरी की मुहर और बैंक भुगतान की रसीदें। मैंने कहा, यह देखिए, यह वह मुख्तारनामा है जिस पर मेरे नकली दस्तखत हैं। यह वह रजिस्ट्री है जो मेरे ऑपरेशन के समय हुई, और यह भुगतान का रिकॉर्ड है जो सीधे शादी की व्यवस्था करने वाली कंपनी तक गया। अब तक अद्वैत खड़ा हो चुका था। उसका चेहरा सफेद पड़ गया था। उसने नेहा की तरफ देखा। ये ये सच है। नेहा की आंखों में आंसू आ गए, पर वे पश्चाताप के नहीं थे, वे डर के थे। उसने धीमे से कहा, मुझे मुझे नहीं पता। मैंने कहा, नेहा को पता था। और फिर मैंने कुछ नहीं जोड़ा, क्योंकि सच को अधिक शब्दों की जरूरत नहीं होती। तभी मयंक आगे आया, शांत, सधे हुए कदमों से। उसने अपना परिचय दिया। मैं मयंक मल्होत्रा, अधिवक्ता। मैं पुष्टि करता हूं कि होली के फ्लैट की बिक्री में प्रयुक्त मुख्तारनामा जालसाजी प्रतीत होता है, और यह भी कि बिक्री से प्राप्त धन का उपयोग विवाह व्यय में हुआ है। भीड़ में सन्नाटा छा गया, जैसे किसी ने हवा रोक दी हो। अद्वैत की मां, जो अब तक उच्च समाज वाली कठोर शांति में थीं, आगे आईं। उन्होंने नेहा को ऊपर से नीचे देखा और कहा, यह हमारे परिवार के साथ धोखा है। अद्वैत ने नेहा की तरफ हाथ बढ़ाया, फिर रोक लिया। उसकी आवाज कांप रही थी। तुमने मुझसे कहा था कि यह सब बचत है। तुमने कहा था कि तुम्हारे पापा ने निवेश किया है। नेहा ने रोते हुए कहा, मुझे लगा बाद में सब ठीक हो जाएगा। ठीक? अद्वैत की आवाज तेज हो गई। तुम्हारी बहन ऑपरेशन में थी और तुम लोग उसका घर बेच रहे थे। मेरे पिता चिल्लाए, ये हमारा पारिवारिक मामला है।
अद्वैत के पिता ने बहुत ठंडे स्वर में कहा, यह पारिवारिक नहीं, आपराधिक मामला है। और फिर जैसे किसी ने संकेत दिया हो, मेहमानों में हलचल शुरू हो गई। कुछ लोग धीरे धीरे बाहर निकलने लगे, कुछ लोग मंच के पास आकर फुसफुसाने लगे। किसी ने कहा, यह तो बहुत बड़ा कांड है। किसी ने कहा, बेचारी लड़की। किसी ने कहा, अब देखो क्या होगा। नेहा ने मुझ पर चीखने की कोशिश की, दीदी, आपने मेरी शादी बर्बाद कर दी। मैंने माइक के साथ बहुत शांत स्वर में कहा, मैंने तुम्हारी शादी नहीं बर्बाद की, मैंने बस बताया कि वह किस कीमत पर खड़ी थी। मेरी माँ रोने लगी, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुमने सबके सामने। मैंने कहा, आपने मेरे बेहोश रहते हुए सबके पीछे से किया, मैंने सबके सामने किया, फर्क बस इतना है। अद्वैत के घर वाले अलग कमरे में गए। अद्वैत उनके पीछे गया। थोड़ी देर बाद वहां से एक स्टाफ आया और घोषणा की गई कि स्वागत भोज अभी स्थगित है। हॉल में जैसे बिजली गिर गई। नेहा मंच पर बैठी थी, भारी लहंगे में, और पहली बार उसे समझ आया कि चमकदार कपड़ा किसी की इज्जत नहीं बचा सकता। मैंने माइक वापस रख दिया और मंच से उतर आई। बाहर लॉन में ठंडी हवा चल रही थी। मुझे सांस लेना आसान लगा, जैसे किसी ने मेरे सीने से पत्थर हटा दिया हो। बुआ मेरे साथ थीं। उन्होंने धीरे से कहा, अब क्या? मैंने कहा, अब परिणाम। अगले 3 दिन में सब कुछ तेजी से बदला। मेरे पिता का फोन बार बार आया, कभी धमकी कभी विनती। मेरी माँ ने संदेश भेजे, कभी रोना कभी दोष। रिश्तेदारों के 2 गुट बन गए। एक गुट जो कहता था, माँ बाप हैं, छोड़ दो। दूसरा गुट जो पहली बार कह रहा था, यह तो बहुत गलत हुआ। पर असली बदलाव तब आया जब अद्वैत के परिवार ने कानूनी कार्रवाई की बात कही। उन्होंने स्पष्ट कहा कि वे धोखे से हुई शादी को आगे नहीं बढ़ाएंगे और विवाह व्यय की भरपाई की मांग करेंगे। समाज में बात फैल गई। वही समाज जिसका डर दिखाकर मेरा घर बेचा गया था, वही समाज अब उन्हें आईना दिखा रहा था। मैंने अपने वकील के साथ पुलिस में शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू की। मैंने यह नहीं चाहा कि किसी की जिंदगी जेल से तय हो, लेकिन मैं यह भी नहीं चाहती थी कि अपराध समायोजन बन जाए। कानूनी प्रक्रिया चली, कागज जमा हुए, बयान बने। और सबसे बड़ी बात, सच अब लौटने वाला नहीं था। 1 हफ्ते बाद मेरे पिता ने फोन किया। उनकी आवाज़ टूट चुकी थी। होली, हमें बात करनी है। मैंने कहा, अब बात नहीं, जवाब चाहिए। हम हम गलती कर बैठे, उन्होंने कहा। मैंने पूछा, गलती या योजना? वह चुप हो गए। मैंने कहा, मैंने 8 साल में जो बनाया, छाप ने 9 घंटे में बेच दिया। अब आप मेरी चुप्पी नहीं खरीद सकते। फोन कट गया। कुछ लोग पूछते हैं, क्या मुझे संतोष मिला? सच बताऊं, मुझे संतोष नहीं मिला। मुझे बस शांति मिली, क्योंकि पहली बार मैंने अपने लिए खड़े होना चुना। मैंने यह समझा कि सीमा तय करना बदला नहीं होता, आत्मसम्मान होता है। और अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूं। अगर आपके साथ ऐसा होता, तो आप क्या करते? का, चुप रहकर सहते। खा, सिर्फ परिवार में बात करके छोड़ देते। गा, कानूनी कार्रवाई करते। घा, समाज के सामने सच बताते। नीचे टिप्पणी में अपना विकल्प लिखिए। मैं आपके जवाब पढ़ती हूँ। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं कि इसके बाद मेरे माता पिता और नेहा के साथ क्या क्या हुआ और मेरी जिंदगी ने किस तरह नया मोड़ लिया, तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन चालू कर दीजिए, क्योंकि अगली कहानी में मैं बताऊंगी कि रिश्तेदारों ने किस तरह रंग बदला और परिवार शब्द का सच मेरे सामने कैसे खुला। अगर यह कहानी आपको कहीं छू गई हो, तो इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा कीजिए जिसे अपने घर में अदृश्य बना दिया गया है। याद रखिए, खून का रिश्ता किसी को आपके हक पर हाथ रखने का अधिकार नहीं देता। और कभी कभी सबसे बड़ा प्रेम खुद से किया गया प्रेम होता है। अब आप बताइए, आपके हिसाब से मैंने सही किया या गलत? टिप्पणी में साफ लिखिए।